नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हमने कल शुरू किया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीट लेवल सेकंड को, जिसमें हमारा कल का टॉपिक था वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। दोस्तों, वृद्धि और विकास में हमने इनके अर्थों को समझ लिया था और इनकी परिभाषाओं को भी हमने पढ़ा था। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इनमें आपको क्या करना है, साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहना है और जैसे ही एग्ज़ाम निकट आए, पास आए, तो हम इनके नोट्स बनाए हुए नोट्सों को हम जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, बता रखा है कि विकास की प्रक्रिया के अनंतर बालक को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। क्या होता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें बालक को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। सामान्यतः विकास की मुख्य अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आगे विकास की अवस्थाएं दे रखी है जो कि निम्नलिखित है। पहली अवस्था है शैशव अवस्था। पहली कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 5 अथवा 6 वर्ष तक की आयु होती है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में शिशु अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे शिशु होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पालनकर्ता, अपने माता पिताओं पर क्या होता है, माता पिता पर निर्भर होता है। और मरणोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में क्या है, सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। मतलब कि जब जन्म से लेकर और मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं आती हैं उन सभी अवस्थाओं में क्या है, इस अवस्था में कौन सी अवस्था, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में क्या है, वृद्धि और विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी अवस्था में वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, तो आंसर आएगा हमारा शैशव अवस्था में। फिर आगे है बालक की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना इसमें बढ़ जाती है और शैशव अवस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, शैशव अवस्था का जब मतलब शैशव अवस्था पूर्ण हो जाती है तब तक क्या है कि बच्चा चलने लगता है, दौड़ने लगता है और अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनको बोलकर और व्यक्त करने योग्य हो जाता है। फिर आगे है स्वयं खा सकता है और परिवार के सदस्यों व स्वयं को पहचानने लगते हैं। बच्चे क्या हैं, बच्चे स्वयं खाने लगते हैं और क्या है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको पहचानने भी लगते हैं और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली अवस्था आती है बाल्य अवस्था, जो कि 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से लेकर 11 से 12 वर्ष की आयु तक होता है। शैशव अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है?
5 अथवा 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5-6 वर्षों तक। और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 5-6 वर्ष की आयु से लेकर 11-12 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों, आगे है बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाता है, वह नए कौशल भी सीखता है। यही समय है जब शरीर के अंगों का संबंध सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक व्यवहार के वे ढंग भी सीखता है जो समाज में मान्य है। बालक परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से भी मिलता है और उनसे लगाव बढ़ाता है। फिर जैसे जैसे बालक बड़ा होता है और उसके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती है, उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत कुछ कर सकता है। स्वयं कार्य कर पाना उसे आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक होता है वो धीरे धीरे अपने काम स्वयं करने लगता है और इस स्वयं करने की जो उसकी भावना होती है उसी से क्या है उसमें आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करता है, नए नए लोगों से मिलना और उनसे लगाव बढ़ाना शुरू कर देता है। और यही समय है कि इस समय में क्या है, शरीर के अंगों का समन्वय होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, जिसकी उम्र होती है 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे किशोरावस्था में। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक होती है। 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक होती है। यह अवस्था यौनारंभ की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी अवस्था यौनारंभ की अवस्था होती है, तो आंसर आएगा किशोरावस्था। इस अवस्था में क्या है कि शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई और वज़न तेज़ी से बढ़ता है और द्वितीयक यौन विशेषताएं भी प्रकट होने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि शरीर की ऊंचाई और वज़न, शरीर का वज़न है और ऊंचाई ये क्या है, बढ़ने लगती है और शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। यहीं पे फिर से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से बढ़ता है, तो आंसर आएगा किशोरावस्था। फिर आगे बता रखा है कि लड़कों में दाढ़ी का आना और लड़कियों में वक्ष स्थल का विकास इसके उदाहरण हैं। लड़कियों में यौवन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। ठीक है दोस्तों, और तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण संवेदना के स्तर पर पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में हम उम्र साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। कभी कभी तो हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बता रखा है किशोरावस्था के दौरान विचार और भी विकसित और अधिक जटिल हो जाते हैं। किशोर अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में क्या है कि बालक है वो अपने हम उम्र के जो बालक होते हैं, हम उम्र के जो साथी होते हैं उसके साथ रहना पसंद करते हैं और उसमें शारीरिक जो परिवर्तन है उनमें बहुत तीव्र गति से होने लगते हैं। आगे चलते हैं।
प्रौढ़ावस्था या वयस्क, इस अवस्था में देखते हैं 18 वर्ष के उपरांत की आयु क्या होती है। 18 वर्ष के उपरांत की आयु प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था होती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क कहलाने लगता है। एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मानदंड या मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ करना हो सकता है। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं और दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है और वे व्यवसाय में जुट जाते हैं। वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है। उदाहरणतः एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी कानूनी तौर पर लड़कों व लड़कियों की विवाह की उम्र 21 व 18 वर्ष मानी गई है। वयस्कावस्था शारीरिक परिवर्तन, वयस्कावस्था में क्या है कि शारीरिक परिवर्तन है वो लगभग पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्तित्व क्या हो जाता है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और ये सभी परिवर्तन क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से घटित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है ईबी हरलॉक। ईबी हरलॉक ने विकास की अवस्थाएं इस प्रकार बताई हैं। तो हरलॉक के द्वारा देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है। पहली गर्भाधान काल हरलॉक के द्वारा बताई गई है। गर्भाधान काल ये जन्म से पहले की अवस्था है। गर्भ धारण करने से जन्म तक का काल क्या होता है, गर्भाधान काल होता है। फिर शैशवावस्था, ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह है या 14 दिन। उसके बाद शिशु काल, ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। शिशु काल क्या है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर उसके बाद अवस्था है 2 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। फिर पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक। फिर उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आती है किशोरावस्था, जो कि 12 अथवा 13 वर्ष से 20-21 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था, लड़के 12 से 15 वर्ष और लड़कियां 11 से 14 वर्ष में ये अवस्था होती है। और पूर्व किशोरावस्था होती है 16 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था होती है 20 से 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब कौल महोदय ने विकास की अवस्थाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। ईबी हरलॉक ने तो बताई है ये ऊपर वाली। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कौल महोदय के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो इसमें शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था लड़के 6 से 12 वर्ष और लड़कियां 6 से 10 वर्ष तक। फिर पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था लड़के 13 से 14 वर्ष तक और लड़कियां 11 से 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, और आरंभिक किशोरावस्था का समय क्या है, आरंभिक किशोरावस्था का समय है 15 से 16 वर्ष तक लड़कों के लिए और लड़कियां क्या है 12 से 14 वर्ष तक इस अवस्था में आ जाती है। फिर मध्य किशोरावस्था लड़के 17 से 18 वर्ष तक इस अवस्था में आते हैं और लड़कियां 15 से 17 वर्ष तक इस अवस्था में आती है।
फिर उत्तर किशोरावस्था, ये लड़के आते हैं वो 19 से 20 वर्ष तक के लड़के, वो उत्तर किशोरावस्था में आते हैं। फिर 18 से 20 वर्ष तक की लड़कियां हैं वो उत्तर किशोरावस्था में आती है। ठीक है दोस्तों। फिर आरंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष तक, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, और उत्तर प्रौढ़ावस्था आती है 50 से 64 वर्ष, और आरंभिक वृद्धावस्था ये आती है 65 से 74 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में आती है लास्ट में वृद्धावस्था, जो कि 75 वर्ष से आगे की आयु होती है। ठीक है दोस्तों। ये वर्गीकरण किसने किया है? कौल महोदय ने। ठीक है दोस्तों, कौल महोदय का था। अब चलते हैं आगे कौल सैनिक ने बताई है अवस्थाएं। कौल सैनिक ने, तो कौल सैनिक द्वारा बताई गई विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जो कि इसमें बताया है। गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। और शैशवावस्था, जन्म से 3 अथवा 4 सप्ताह तक की अवस्था, 3-4 सप्ताह की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था। फिर प्रारंभिक शैशवावस्था 1 महीने से 15 महीने तक की अवस्था। फिर उत्तर शैशवावस्था होती है 15 महीने से 30 महीने तक की अवस्था। और उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था 30 महीने से 5 वर्ष तक की अवस्था। फिर मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था। 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? मध्य बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर अगली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। फिर किशोरावस्था, ये 12 से 21 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं प्याजे व ब्रूनर द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं। प्याजे और ब्रूनर की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, प्याजे और ब्रूनर की ये मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना है, मोस्ट है ये। तो इसमें बताया गया है प्याजे व ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर विशेष रूप से कार्य किया है। उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास भी विभिन्न विकासों की तरह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अवस्था को प्याजे ने अवधि कहा है। अवस्था को प्याजे ने क्या कहा है? अवधि या पीरियड का है, स्टेज को। ठीक है दोस्तों। तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है प्याजे के अनुसार? इंद्रिय गति अवधि, तो इसमें इसका टाइम पीरियड है जन्म से 1.5 वर्ष तक का समय। फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रिया अवधि, इसका समय है 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक। फिर मूर्त क्रिया अवधि, इसका समय 7 वर्ष से 12 वर्ष तक है। और औपचारिक क्रिया अवधि या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, इसका समय 12 वर्ष से 18 वर्ष तक या आगे। तो चलिए दोस्तों, पहली अवस्था देखते हैं, इंद्रिय गति अवधि। पहली कौन सी है? इंद्रिय गति अवधि। तो इसमें पढ़ते हैं सेंसर मोटर पीरियड। तो इसमें इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 0 से 1.5 वर्ष तक। तो इसमें देखते हैं प्याजे के अनुसार शिशु सक्रिय होता है तथा वह व्यवहार करना प्रारंभ करता है। वह अपने परिवेश की विभिन्न विशेषताओं में अंतर करना सीखता है तथा अपने व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। वस्तुतः उसके कार्यों से
उसकी बुद्धि का पता लगता है। इस अवधि में शिशु में विशेषताएं निम्न विशेषताएं दिखाई देती है। तो इसमें कौन कौन सी है? विकास सहज क्रिया से इंद्रिय गति की ओर अग्रसर होता है। विकास क्या है? सहज क्रिया से इंद्रिय गति की ओर अग्रसर होता है। इंद्रिय गति अवधि में शिशु का व्यवहार सहज क्रियात्मक होता है। इस अवधि में चूसना, पकड़ना, रोना सहज क्रियात्मक होते हैं। तो इस अवधि में कौन कौन सी क्रियाएं होती है बालक के द्वारा? चूसना, पकड़ना, रोना, ये क्रियाएं वह सहज तरीके से करता है। शिशु ज़्यादातर अपनी जन्मजात शक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जन्मजात शक्तियाँ कौन सी है? जैसे रोना है, हंसना है, पकड़ना है किसी चीज़ को। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? जैसे किसी बालक को, अगर बालक को ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो वो क्या करता है? रोकर अपनी वो जो कि व्यवहार है उसको प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ज़्यादातर अपनी क्रियाएं हैं वो जन्मजात शक्तियों के माध्यम से ही प्रकट करता है। इसी अवधि में शिशु में विभेदीकरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। विभेदीकरण की क्षमता मतलब वो जानने लगता है कि दो वस्तुओं के मध्य क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, विभेद करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, जैसे अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ को जानने लगता है, और कोई अन्य स्त्री आए तो, कोई अन्य महिला आए तो उसको पहचान जाता है कि इनमें से मेरी माँ कौन सी है। ये क्या है? विभेद करना सीख जाता है। फिर अंतर करना या पहचानना शिशु में इंद्रिय गति बुद्धि का संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इंद्रिय गति कार्यों में समन्वय कैसे होता है आगे देखते हैं। इस अवधि में हाथ मुंह तथा हाथ आँख में समन्वय प्रकट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस अवधि में क्या है? हाथ मुंह और हाथ आँखों में, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है? समन्वय होने लगता है। जैसे अपनी खुद की इच्छा से हाथों को हिलाना है और अपने खुद की इच्छा से इधर उधर देखना है, मुंह को हिलाना है, हंसना है, रोना है, ये सभी क्रियाएं होने लगती है। उसके बाद में शिशु एक वस्तु को पकड़ने और लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा ध्वनि का अनुकरण करने योग्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बालक की माता है, वो अगर उसको आवाज़ लगाती है तो वह ध्वनि का क्या है? अनुकरण करता है, और अनुकरण करके अपनी माँ तक पहुँच जाता है, लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। और कोई वस्तु है उसको पकड़ने लगता है। इस तरह की सहज क्रियाएं वो करने लगता है धीरे धीरे। फिर देखने, सुनने, स्पर्श करने तथा स्वाद लेने के कार्य समन्वित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को लगातार देखना, और सुनना तो यह है ही, ध्वनि की ओर अनुकरण करना, और स्पर्श करना, पकड़ना है किसी चीज़ को पकड़ना, और स्वाद लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे खट्टा है, मीठा है, ये इस प्रकार के स्वाद, ये वो क्या है? उसमें सहज क्रियाएं होने लगती है। आगे है शिशु धीरे धीरे जिस वस्तु को देखता है उसे छूना, ध्वनि को सुनकर उसकी तरफ देखना, इस प्रकार की क्रियाएं भी करने लगता है। और शिशु भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करना।
जैसे कि वो चलता चलता अगर गिर जाता है ना, गिर जाता है तो वो फिर से वो मतलब ऐसी उसकी परिस्थिति आए कि वो फिर से ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो वो क्या करता है, गिरने से पहले ही क्या है वो अनुमान लगा लेता है और किसी अन्य चीज़ को वो पकड़ कर खड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्रियाएं वो क्या है अनुमान लगाने लगता है। फिर जिज्ञासा उत्पन्न होना और अनुकरण करना और वस्तुओं के स्थायित्व के संबंध में विचार करना। शिशु में व्यवहारिक बुद्धि का होना, ये क्या है सभी क्रियाएं उसमें होती है, व्यवहारिक बुद्धि भी उसमें होने लगती है। आगे चलते हैं। पूर्व क्रिया अवधि, प्री ऑपरेशनल पीरियड, इसका समय 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है दोस्तों, 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक। यह अवधि पूर्व क्रिया अवधि कही जाती है क्योंकि इस अवधि में बच्चे की तार्किक क्रियाओं का पूर्ण विकास नहीं होता है। इस अवधि में विकास इंद्रिय गति कार्यों से पूर्ण तार्किक चिंतन की ओर अग्रसर होता है। मतलब कि इस अवधि में क्या है कि उसमें इंद्रिय गति का विकास होता है और तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवधि की 2 उप अवधियाँ होती है। कौन कौन सी? आत्म केंद्रित अवस्था और सहज बुद्धि अवस्था। तो आत्म केंद्रित अवस्था का टाइम पीरियड है 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक और सहज बुद्धि अवस्था का टाइम पीरियड है 5 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। मौखिक भाषा का तीव्र विकास होता है। इसमें मौखिक भाषा का विकास होता है तीव्र गति से और बच्चे के चिंतन पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? अहम केंद्रित होता है, उसमें अहम की भावना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सजीवतावाद, इस अवधि में बच्चा यह मानता है कि चीज़ें इसलिए जीवित है क्योंकि वे घूमती या चलती फिरती है। मतलब कि यह अवस्था है, इसमें वह ये विभेद करना सीख जाता है कि कोई वस्तु है वह इसलिए जीवित है क्योंकि वह चलती फिरती है, इधर उधर हिलती डुलती है, इसीलिए ये जीवित है। ये मतलब इसमें विभेद करना सीख जाता है। बच्चे काल्पनिक चीज़ों का भी क्या है वास्तविक चीज़ों को भी वास्तविक मानते हैं। जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसको भी वास्तविक मानने लगते हैं। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, अगला है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बताया गया है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक संक्रियाओं को क्रियाओं की संज्ञा दी है। संज्ञानात्मक जो क्रियाएं होती है उसको संक्रियाओं को क्रियाओं की संज्ञा दी है। इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक क्रियाएं करने योग्य हो जाता है। वह मूर्त समस्याओं का समाधान तर्क के आधार पर निकालने में समर्थ हो जाता है। इस अवधि की विशेषताएं निम्नलिखित है। मूर्त वस्तुओं समस्याओं के लिए तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त का मतलब जो उसके सामने जो वस्तुएं पड़ी होती हैं, जो उसके सामने सम्मुख होती है, जिसको वह देख सकता है, मूर्त उसको कहते हैं। और अमूर्त जो उसके सामने नहीं है उसको अमूर्त कहते हैं। तो जो उसके सामने वस्तुएं हैं उसके बारे में वह तार्किक चिंतन करने लगता है और दूसरों की राय विचार स्वीकार करना, ये सभी क्रियाएं करने लगता है। फिर संरक्षण के नियम को समझना, ये भी क्रियाएं करता है। और विचारों का विकेंद्रीकरण करने एवं पीछे की ओर ले जाने की क्षमता, ये भी करता है। फिर वर्गीकरण, समूहीकरण व वस्तुओं का क्रम से जमाने की क्षमता, ये भी उसमें आ जाती है। फिर अगला है औपचारिक क्रियाकाल, औपचारिक क्रिया अवधि। तो इसमें है
इसका समय है 12 वर्ष एवं इसके आगे। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था की विशेषता निम्नलिखित है। बच्चे की मानसिक संक्रियाओं में उच्च स्तरीय संतुलन आना, समस्या के समाधान में तार्किक चिंतन का उपयोग, फिर समस्याओं के समाधान में अमूर्त नियमों का उपयोग करना, और औपचारिक चिंतन का तार्किक एवं व्यवस्थित करना, और काल्पनिक एवं अमूर्त एवं भावी समस्याओं के बारे में चिंतन करना। ये उसकी अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो शैक्षणिक निहितार्थ है दोस्तों, इनको कल पढ़ लेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, और कल इसके शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे। उसके बाद में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।